नाम है हिंदी में बहुपद और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस है, जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मैं आपको इसके साथ साथ द्विघात समीकरण भी पढ़ा दूंगा इसी में। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण और आपका बहुपद, इनके क्वेश्चंस काफी मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। इवन आपको पता भी नहीं चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि ये बहुपद है, इसलिए हम दोनों को इसी में पढ़ लेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप समझ लीजिए कि दोनों चैप्टर्स अपने कवर होने वाले हैं, बहुपद और द्विघात समीकरण। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये जनरली आते हैं तो आपके जैसे अपने मध्य प्रदेश में पुलिस वाले जो एग्जाम्स होते हैं, पटवारी, या इनमें तो आते ही है, लेकिन इसके क्वेश्चंस एसएससी में, बैंकिंग में, है ना, इवन रेलवे में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इनके क्वेश्चंस ज्यादातर द्विघात समीकरण में कुछ टाइप होते हैं जो एसएससी में आते हैं, बाकी जो कॉमन जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो आपको मैं बता रहा हूं ये सारे केवल पुलिस के, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी ऐसे ही एग्जाम्स में आते हैं। दूसरे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, हाँ, अब सब लोग फुल स्क्रीन करिए, कमेंट्स बंद, और अब अच्छे से मन लगा के आप यहां ध्यान दीजिए। जो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए नहीं होती कि चैप्टर कठिन है, दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसको हमने स्कूल में हाँ, अब सब लोग फुल स्क्रीन करिए, कमेंट्स बंद, और अब अच्छे से मन लगा के आप यहां ध्यान दीजिए। जो आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए नहीं होती कि चैप्टर कठिन है, दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि इसको हमने स्कूल में उस तरीके से पढ़ा नहीं है, ना पढ़ाया गया है, ना ही ये इतना ज्यादा सिलेबस का पार्ट था। लेकिन आप विश्वास कीजिए ये चैप्टर बहुत आसान होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। एक बार जब आप इसके 30, 40, 50 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब हम आराम से इस चैप्टर में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जरा एक बार आप अच्छे से समझेंगे तो सब लोग अब यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो जैसे यहां पे मैंने ये अलग अलग चीजें लिखी हैं। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होता है, एक्सपोनेंट मतलब घात होती है, वेरिएबल मतलब हो जाएगा आपका चर राशि, कांस्टेंट मतलब हो जाएगा अचर राशि, ऑपरेटर मतलब ये आपके हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुपद का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है, बहु और पद। ठीक है, बहु और पद। बहु मतलब क्या हो जाएगा? बहुत, और पद मतलब क्या हो जाएगा? पद, जिसमें बहुत सारे पद हों। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पद हों। बहुत, बहु जो है ये बनता है पॉली, और पॉली का मतलब इंग्लिश में होता है मेनी। ठीक है, और पद का मतलब क्या होता है? टर्म। तो जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, उन्हें हम बोलते हैं बहुपद। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि 2x + 7 ये क्या है। तो देखो, अब एक सबसे पहले बात समझना, अगर कभी भी इक्वल में 0 लग गया तो ये समीकरण कहलाता है ना, जिसमें LHS बराबर RHS वाली बात होती है, इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, इसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने केवल लिखा है 2x + 7 बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, है ना। बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं, मैं सबसे पहले आपको सारे इसके जितने भी टर्म्स होते हैं, जितनी छोटी छोटी चीजें होती है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो सब पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहां पर 2x ये एक पद है और ये 7 भी एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा? बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। बराबर में 0 है तो समीकरण, और बराबर में 0 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका बहुपद। तो इसको मैं बहुपद भी बोल सकता हूं, इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। और इसको हम बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं।
अभी आपको ये सब बताऊंगा मैं आगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बीजीय व्यंजक भी है, एल्जेब्रिक आपका ये इक्वेशन भी यहां पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बहुपद भी है, ये आपका बीजीय व्यंजक भी है, एल्जेब्रिक इक्वेशन भी है, ये साधारण इक्वेशन भी है, और ये आपका बहुपद भी है। ठीक है, तो जिसमें कई सारे पद हों, जैसे मैंने और लिखने की कोशिश करी यहां पर, मैंने कहा कि भाई 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस -7, क्या ये बहुपद है? तो हाँ जी, ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, है ना। तो आप एक चीज तो अभी सीख लो कि पद क्या होते हैं। पद मतलब इंग्लिश में होता है टर्म्स। ठीक है, जो प्लस या माइनस से गुणा नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई 2x स्क्वायर प्लस x, यहां पे कितने पद हैं? यहां 2 पद हैं, लेकिन मैंने कहा 2x स्क्वायर गुणा x, यहां पर ये एक पद ही काउंट होगा। तो जब प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सेपरेटर। ये अलग करते हैं। तो जो प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं, वो सब एक पद कहलाते हैं। गुणा है तो वो एक पद काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा एक पद नहीं है, ये एक पद है, ये एक पद है, तो ये कितने हो गए? यहां पे 2 पद हो गए। यहां कितने पद हो गए? यहां 3 पद हो गए। यहां कितने हैं? तो यहां पर भी 2 पद हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऐसे जो हमारे व्यंजक होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन इसके आता ही है भाई, इसका क्वेश्चन आएगा ही। बीजी इसको इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्ट करना आप। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, व्यंजक समीकरण नहीं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 3 चीजें हैं, बहुपद, बीजीय व्यंजक और आपका समीकरण। तीनों में अंतर मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो सब लोग कि इतना आपको समझ में आ गया क्या? बहुत सारे पद, पॉली टर्म्स, मेनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए आपको फिर मैं बोल रहा हूं कि 15-20 मिनट चुपचाप बैठे रहो। नहीं पता है तो शांत रहो। जब बोला है सब समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। सब्र रखा करो तुम लोग जरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 2 चीजें समझते हैं। पहला होता है चर राशियां, चर राशियां, और दूसरा होता है अचर राशियां। ठीक है, चर राशियां और अचर राशियां। चर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। और अचर मतलब क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम ये जितना भी बोलते हैं ना, एक्स बोल दिया, वाई बोल दिया, जेड बोल दिया, ये सब क्या है? ये आपकी चर राशियां हैं, वेरिएबल्स हैं। इनके मान कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं 5, 4, 9 या इस टाइप की जो भी हमारी संख्या होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? अचर राशियां बोलते हैं। इनका मान हमेशा यही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, और मैंने कहा 6 प्लस 4 की वैल्यू 10 है। तो ये क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू 10 है। हो सकता है 1 प्लस 9 हो सकता है 2 प्लस 8 हो सकता है 3 प्लस 7 हो, और ऐसे कई हो सकते हैं। ठीक है, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 लाने के कई तरीके हैं। तो x का मान फिक्स है क्या? क्या x का मान हमेशा 1 होगा? नहीं, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 0 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है, x का मान -5 हो सकता है, x का मान 1/2 हो सकता है, कुछ भी उसका मान हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने लिख दिया 6 और 4 10, तो 6 का मान मध्य प्रदेश में भी 6 है, दिल्ली में भी 6 है, अमेरिका में भी 6 है, ये हर जगह 6 ही कहलाएगा। ये 6 मतलब 6, इसका और कोई मतलब नहीं है। ये 4 मतलब 4।
तो जिनका हमेशा हर जगह एक ही वैल्यू होती है उन्हें हम बोलते हैं अचर राशि, कांस्टेंट है, इनका मान फिक्स है, लेकिन इनका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इनका कोई फिक्स मान नहीं है। इसके लिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चर राशियां। इंग्लिश से आप याद रखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर याद रहेगा। वेरिएबल्स मतलब जिनके मान कुछ भी हो सकते हैं, और जिनका मान फिक्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, मतलब अचर राशियां। इतना समझ गए सभी? करेक्ट। अब इसीलिए देखो, जो हम एक्स और वाई की स्टडी करते हैं ना, इसको बोलते हैं बीजगणित। एक्स और वाई के प्रश्न करने को क्या बोलते हैं? बीजगणित। इसको बोलते हैं हम एलजेब्रा। और अगर आप चर राशियों पे स्टडी करते हो तो इसी को पता है क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अंक गणित, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। आ रही बात समझ में? अगर बीज गणित पे काम कर रहे हो मतलब आप चर राशियों पर काम कर रहे हो, और आप कांस्टेंट वैल्यूज पे काम कर रहे हो मतलब आप किस पे काम कर रहे हो? अंक गणित। अंक गणित, बीज गणित, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। चल फिर सकते हैं, कहीं भी चर सकते हैं वो, ठीक है। ओके भाई। करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर बेस्ड प्रश्न आते हैं, और वो है बहुपद की पहचान या बहुपद के नियम। ठीक है, बहुपद के नियम लिख लेते हैं हम, रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो, आपके मन में अभी सवाल है कि सर कैसे पहचाने कि ये बहुपद है या नहीं है ना? तो पहली बात तो बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? इक्वल में रूल नंबर 1 कि इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, है ना? इक्वल टू जीरो, या इसमें आप ऐसे समझ लो कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ये वाला कंसेप्ट नहीं होता है ना? और दूसरी जो इसकी खास पहचान है वो ये कि जो आपकी चर राशियां हैं, ये ध्यान से सुनना, चर राशियों की घात, चर राशियों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको अगर हम कहें तो वेरिएबल्स की, मिक्स लिखूंगा मैं, वेरिएबल्स की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब आपको पता है धनात्मक और पूर्णांक, आपको संख्या रेखा का नियम पता है। संख्या रेखा में ये आता है शून्य, इधर आप जाओगे तो +1 +2 +3, और इधर आप आओगे तो -1 -2। तो इधर तो आपको आना नहीं है, आपको जाना केवल इधर है। ठीक है, बहुपद की सबसे इंपॉर्टेंट यही पहचान है कि जो आपकी चर राशियां हैं, जो आपका एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी जो बोला है, इनकी पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहला एक सवाल पूछा कि बताइए 2x का स्क्वायर +7 क्या ये बहुपद है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि चर राशि की घात धनात्मक है और पूर्णांक है। फिर मैंने कहा कि बताओ 2x की पावर -2 + 7 क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि पावर किस में आ गई है? माइनस में आ गई है। फिर मैंने कहा कि 3x³ + 4x की पावर 1/7 + 7 क्या ये बहुपद है? नहीं जी, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी पावर भिन्न में आ रही है। धनात्मक संख्या होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो धनात्मक पूर्णांक जो जीरो के इस तरफ होते हैं। तो संख्या भिन्न में नहीं होनी चाहिए, संख्या नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, संख्या
एग्जैक्ट होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, यहां पे केवल एक यही बहुपद है, यही इसकी पहचान है। पहला मैंने क्या बोला, एलएचएस आरएचएस नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, और दूसरा घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, और आज मैं आपको भी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चंस आते कैसे हैं। समझ गए इतना? हाँ, आप चाहो तो लिख लो, मैं बता देता हूं। देखो, इसकी जो घात जो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो घात आपकी दशमलव में नहीं होना चाहिए, घात आपकी भिन्न में नहीं होना चाहिए, घात आपकी माइनस में नहीं होनी चाहिए, घात आपकी वर्गमूल में नहीं होनी चाहिए, है ना, घात आपकी इस प्रकार की, ऐसी कोई भी अगर घात है तो फिर वो बहुपद नहीं है ना। केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तो ही वो बहुपद कहलाएगा, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि ये आपका बहुपद है। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं दो चीजें। बहुपद को मैं लिख रहा हूं फिलहाल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। बहुपद का ये संकेत भी होता है, ये भी याद रखना, कहीं पे लिख देता हूं मैं। बहुपद का संकेत होता है पॉलिनोमियल एक्स। इसको मैं आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है, फिलहाल आप इतना समझिए कि ऐसा अगर कहीं लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7, मतलब यहां पे p की जो x है इस पर आधारित ये बहुपद है, तो ये इसका संकेत होता है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि बीजीय व्यंजक भी मैं आपको बताऊंगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बताओ क्या ये बहुपद है, तो हां ये बहुपद है। क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो हां ये बीजीय व्यंजक भी है। क्या ये बहुपद है, तो आप कहोगे नहीं सर ये बहुपद नहीं है। लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन है? हां। क्या ये बहुपद है, तो नहीं। लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक है? हां। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि बहुपद का नियम है, घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक इक्वेशन का कोई नियम नहीं है ना, उसमें कुछ भी घात हो चलेगा, ये कोई भी नियम यहां पे आ जाए, है ना, इसमें से जितना हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई भी घात आ जाए उसको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर बीजीय व्यंजक जो हर बहुपद बीजीय व्यंजक जरूर होगा। ठीक है, लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, लेकिन हर एल्जेब्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, घात 0 होगी चलेगा, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगर घात 0 होगी, देखो आप इसको समझो, मैं आगे बताता हूं, है ना। घात अगर 0 है वो चलेगा, क्योंकि घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 है, वो चलेगा। ये आप 7 को क्या समझ रहे हो, अगर मैंने 7 लिखा है तो बेसिकली ये 7 इंटू एक्स की पावर 0 है, ये क्या है 7 इंटू 1 है, तो ये 7 बना। ठीक है, तो ये भी बहुपद है क्योंकि इसमें पावर 0 आ रही है, 0 का मतलब वहां पे 1 है, तो ये भी आपका बहुपद है, चलेगा ये। ठीक है, अरे बताया तो भाई, बहुपद में ये घात नहीं चलेंगी, ठीक है, लेकिन बीजीय व्यंजक में कैसी भी घात आ जाए चलेगी, बस ये अंतर है। बहुपद में घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन बीजीय व्यंजक में घात दशमलव में आ जाए, भिन्न में आ जाए, माइनस में आ जाए, करनी में आ जाए, कोई टेंशन नहीं, सब चलेगा उसको। और अगर एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया तो वो समीकरण कहलाएगा, ये पहले ही बता चुका हूं मैं तुम्हें। अगर एलएचएस और आरएचएस वाला कंसेप्ट आता है तो ये हमेशा समीकरण कहलाता है ना। आपने हमेशा देखा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर में शून्य लग गया, मतलब ये समीकरण है ना। और अगर शून्य नहीं है तो वो बहुपद भी हो सकता है, वो बीजीय व्यंजक भी हो सकता है, लेकिन बहुपद का नियम है धनात्मक पूर्णांक और बीजीय व्यंजक का नियम है कि उसमें घात का कोई नियम ही नहीं है, कैसी भी घात हो सब चलेगा उसको। 2x माइनस 7 बहुपद है क्या? बिल्कुल है।
प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस नहीं है, चिन्ह कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, घात पॉजिटिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अचर राशि के ऊपर माइनस आए तो क्या करना है, यह भी एक अच्छा सवाल किसी ने पूछा है। भाई आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बताइए 5 की पावर -3 एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस को चलो इसको भी माइनस ले लो, -7, क्या ये बहुपद है? तो हां जी, ये भी बहुपद है, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हमें अचर, मैंने क्या कहा कि आपको चर राशि देखनी है, आपको केवल वेरिएबल्स देखना है, इसके साथ कुछ भी हो, आपका क्या, आपका वेरिएबल पॉजिटिव है तो बस काफी है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। करेक्ट। अरे तुम लोग को बीजी व्यंजक बता के गलती कर दी मैंने, एक तो तुम हो एकदम बेवकूफ, और कुछ चीज के लिए रुक सकते नहीं तुम, ज्यादा बताना ही तुम लोगों के साथ गलत हो जाता है। अड़ गए उसमें, बीजी व्यंजक बता के मैंने गलती कर दी, भूल जाओ बीजी व्यंजक कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं गलती कर चुका हूं आपको बता के, बेवकूफ एकदम। 2x-7/3, 2x-7/3 बहुपद है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। हमें केवल मतलब है x से, ये कुछ भी करें, ये कहीं भी मरे, इससे कोई टेंशन नहीं है। ये पॉजिटिव आपका क्या है? 1 है, ये पॉजिटिव क्या है आपका? 1 है, चलेगा, है ना? तो ये भी बहुपद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हम्म, चलो अच्छी बात है यहां तक। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रकार, इसके टाइप्स। ये एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं प्रकार आपको बता रहा हूं, जस्ट फॉर अप योर नॉलेज, सिर्फ आपके ज्ञान के लिए। पदों के आधार पे, पदों के आधार पर इसके प्रकार क्या होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स। पदों के आधार पे इसके प्रकार क्या होते हैं? तो एक पदीय, एक पदीय, नाम से ही क्लियर है, अभी उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा। एक पदीय बहुपद, ठीक है। दूसरा हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय, ठीक है। एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदीय मतलब जिसमें दो पद हो, त्रिपदीय मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें तीन पद हो। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? हम्म, हाँ हाँ, इंग्लिश में नहीं लिखा क्या? एक पदी बहुपद मतलब हो जाएगा आपका मोनोमियल। द्विपदी मतलब क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। और त्रिपदी मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है। और इसके बाद पता है क्या आता है? इसके बाद फिर आता है सिर्फ बहुपद, ऐसा नहीं कि चार पद। इसके बाद फिर आपका क्या चलता है? इसके बाद चलता है पॉलिनोमियल, मतलब तीन से अधिक जिसमें पद हो, है ना? जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने लिख दिया, मान लीजिए केवल मैंने x लिख दिया, मैंने केवल लिख दिया 2x, तो ये क्या है? ये एक बहुपद है, एक ही पद है, 2x एक पद है ना? मैंने लिख दिया केवल 8, तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि 8 के साथ, 8 के साथ एक अचर, एक चर राशि है ना? तो ये सिंगल टर्म है, एक पद है, लेकिन ये पद तो है। आ रही बात समझ में? तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब आपके एक पदी बहुपद कहलाएंगे। मैंने कह दिया 3x³ ये सब। लेकिन जब हमने कहा कि 2x+7, यहां कितने पद हैं? यहां दो पद हैं। हमने कहा 9x³ + 8, ये कितने पद हैं? ये दो पद हैं।
फिर त्रिपदी में क्या आ जाएंगे, इनमें तीन पद होंगे। ठीक है, तीन पद कैसे होंगे, हमने कहा कि 9x⁻7 प्लस 3x² प्लस 9, ये क्या हो जाएंगे, तीन पद हो जाएंगे। आप माइनस लगा लेना, मेरी आदत नहीं है ज्यादा लगाने की, बाकी माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ता है ना, प्लस माइनस बस पद अलग अलग कर देगा, ये है। और इसके बाद फिर कैसे भी एक्सप्रेशन आ जाए, कैसे भी व्यंजक आ जाए, बहुपद आ जाए, भाई हमने कहा कि 7x⁸ प्लस 9x⁵ माइनस 3x−8, ये क्या है, ये आपका बहुपद हो गया। जिसमें एक पद हो मोनोमियल, एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद हो द्विपदी, तीन पद हो त्रिपदी ट्राइनोमियल, और जिसमें तीन से अधिक हो मोर देन 3, जिसमें तीन से अधिक पद हो मोर देन 3 टर्म्स, वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है ना। एक्चुअली बहुपद किसके लिए क्या होते हैं, मोर देन 3, एक ही पद है तो ये 2, 3 और 3 से ज्यादा। हाँ जी, ठीक है। अचर मतलब इंग्लिश में होता है कांस्टेंट, और चर मतलब वेरिएबल्स। बिल्कुल ठीक। ओके, चलो अब आपको इसके बाद एक काम की चीज बताते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आप अगली चीज समझिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके कई नाम हैं। इसको घात बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, और इसको डिग्री बोलते हैं, है ना। इसके हिंदी में दो नाम है, इंग्लिश में एक ही नाम है, घात, कोटि या डिग्री। इसका मतलब बड़ा आसान होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर, है ना, अधिकतम बड़ी घात, अधिकतम, या आप चलो इसको मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। हिंदी में कहेंगे इसको चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, चर राशि की अधिकतम घात को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, रेखीय बहुपद अलग होता है ना, बता रहा हूं मैं आपको, लीनियर पॉलिनोमियल अलग होता है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, आप रुक जाओ बस। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि भाई 2x, देखो पहले तो आप इसके पहले एक बात समझो कि अगर कहीं पे हमने लिखा है केवल 2x² प्लस 7, है ना, ये है द्विपद। ठीक है, ये है कितना, द्विपद, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर और भी छुपा हुआ है। चलो इसको आगे बताऊंगा मैं। तो आपसे मैं पूछूंगा कि इस बहुपद की आपको प्रश्न कैसे आएंगे, आपसे कहा जाएगा दिए गए बहुपद की कोटि बताइए, दिए गए बहुपद की अधिकतम, दिए गए बहुपद की डिग्री बताइए। हिंदी में भी डिग्री लिख सकते हैं, इंग्लिश में तो डिग्री बोलेंगे ही, अधिकतम घात कभी बोलेंगे नहीं, तो या तो वो कोटि बोलेंगे या डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री का मतलब चर राशि की सबसे बड़ी घात, है ना, अधिकतम सबसे बड़ी जो घात है चर राशि की वो। तो यहां पर इस बहुपद की डिग्री क्या हो जाएगी, यहां इसकी डिग्री कहलाएगी 2। भाई इसके साथ क्या है, इसके साथ x⁻0 है, वो हमारे लिए किसी काम का है नहीं। ठीक है, तो ये आपका हट जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, x⁻2। तो यहां पे आपकी जो डिग्री कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 2। बस इतना सही है। चर राशि की अधिकतम सबसे बड़ी घात आपकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, चलो और उदाहरण ले लो, कोई सा भी आप ले लो। अब आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता।
मैंने कहा 3x की पावर 8 माइनस 9x की पावर 7 प्लस 7x, और इस बहुपद की डिग्री बताइए। तो आप कहेंगे सर यहां मुझे चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 8, बस ये इसकी डिग्री हो जाएगी, सबसे बड़ी घात। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? सबसे बड़ी घात देखना है, दैट इज डिग्री। एक और छोटा सा शब्द इसी के साथ आपको बता देता हूं, जिसको बोलते हैं गुणांक। जिसको क्या बोलते हैं? गुणांक। और गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। इसका भी प्रश्न आता है, ठीक है, गुणांक का भी प्रश्न आता है। अब गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है? तो आपको जैसे, मतलब हम बोल सकते हैं कि आपकी जो चर राशि है ना, चर राशि के साथ परिभाषा, तो थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का यहां पे गुणांक पता है क्या हो जाएगा? इसका गुणांक हो जाएगा 2। ठीक है, इस एक्स का गुणांक क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9। आ रही बात समझ में? हम्म, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और यहां पर ये खुद गुणांक है। क्यों है? क्योंकि इधर x की पावर आपकी क्या है? 0 है। अभी फिलहाल आप सबको प्लस में ले लो, अभी कंफ्यूजन में नहीं रहो। x की पावर 0 है, तो इसका यहां क्या हो जाएगा? इसका यहां पे हो जाएगा आपका 7। तो गुणांक मतलब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब किसी एक पद में, है ना, ये ध्यान रखना, किसी एक पद में, है ना, चर राशि के साथ जो आपके वेरिएबल्स हैं उसके साथ हम देखते हैं कि अचर राशि कौन सी है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, बस वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कोएफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। हाँ जी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, -9 होगा, चिन्ह है तो -9 होगा। अगर वो है तो वो आपका -9 होगा। अभी मैंने प्लस कर दिया, माइनस होगा तो माइनस का 9, प्लस होगा तो प्लस का 9, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम एक और जल्दी से चीज सीखते हैं, जिसका मतलब है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुपद। केवल आप तो इसको इतना ही समझो, शून्यक। क्या बोलते हैं इसको? शून्यक। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब शून्यक। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने एक छोटा सा आपसे प्रश्न पूछा कि भाई, मैंने कहा कि 2x प्लस 10 का, ऐसे प्रश्न आएंगे कि 2x प्लस 10 का शून्यक बताइए। ठीक है, zeros of polynomial 2x प्लस 10, फाइंड zeros of polynomials of 2x प्लस 10, मतलब 2x प्लस 10 का शून्यक बताइए। शून्यक मतलब इसका क्या मतलब होगा? चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए। ठीक है, शून्य हो जाए। एक बार और समझा रहा हूं, फिर अभी एग्जाम्पल तो आपको बताऊंगा ही। चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, वैल्यू, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच मेक्स पॉलिनोमियल जीरो। ठीक है, अब समझना इसका मतलब क्या है।
थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि मुझे अगर इसको शून्य बनाना है, मुझे अगर इसको जीरो बनाना है, तो यहां पर मैं क्या रखूं कि जिससे ये शून्य हो जाए। तो देखो, अब हमें जरूरत पड़ेगी 2x प्लस 10, इसको हम लेंगे बराबर और पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, x मतलब क्या होता है, इसको हम लिखने का मतलब क्या होता है, चर राशि का मान यहां पर क्या है, चर राशि का मान है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, चर राशि का मान, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पर मुझे इस कंप्लीट पॉलिनोमियल को क्या करना है, कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है, मतलब मुझे इसको क्या करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है। ये बराबर, मैंने आपको इसको ऐसा लिखा जाता है, बराबर में शून्य हम लगाएंगे वो समीकरण बनेगा, लेकिन हम यहां बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, बहुपद में बराबर में नहीं लगाते हैं। इतनी बात आप समझ गए? हाँ, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे कि हमें इस x की वैल्यू यहां पे पता करनी है। तो आप सोचिए कि अगर मैं 2 के साथ -5 का गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा -10, ये बन जाएगा यहां पे 10, तो ये बन जाएगा 0। मतलब इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा -5। इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, -5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? है ना। इसको निकालते कैसे हैं, इसको ऐसे निकालते हैं कि जब भी आपको किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको ले लो बराबर में 0। मुझे इस पूरे को क्या बनाना है, इस पूरे को बनाना है 0। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये हो जाएगा 2x प्लस का 10 जाएगा उधर -10, और x बराबर हो जाएगा -10/5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 2 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। मतलब इस बहुपद में, इस बहुपद में अगर मैंने x की वैल्यू -5 रख दी तो पूरा बहुपद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक बार आप आराम से रिवीजन कर लेना बाद में, और जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब समझ में आएगा, घबराना मत आप। हाँ, इतनी बात समझ में आई। तो जब बहुपद का मान शून्य करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शून्यक, है ना। जिस मान से पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसे बोलते हैं शून्यक। इतनी बात समझ में आई। कैसे निकालते हैं अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे और, ठीक है। लेकिन इसको निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको 0 के बराबर मान लो। 0 के बराबर मान लोगे तो उसका आप वैल्यू आराम से निकाल पाओगे। डिग्री माइनस में नहीं हो सकती, कैसे होगी, जब बहुपद ही नहीं होगा तो डिग्री होगी ही नहीं। ठीक है, तो डिग्री माइनस में नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं। ठीक है, जैसे आप कभी भी लेते थे, मैंने एक बहुपद लिया एक्स स्क्वायर प्लस या एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, है ना। तो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या ये एक बहुपद है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि अचर राशियों की जो घात है वो पॉजिटिव है, इतना काफी है। तो क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे हाँ। अब मैं बोलूंगा कि इसके शून्यक बताइए, है ना, इसके बताइए शून्यक, इसके बताइए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं, इसको समझना, है ना। अगर हम इसके जीरोस निकालेंगे ना तो इस बार 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, 2। 2 वैल्यू से इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। मैं आपको पहले आंसर बताता हूं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा यहां x के 2 मान हो सकते हैं, यहां x के 2 मान हो सकते हैं। x का मान -4 भी हो सकता है और x का मान -5 भी हो सकता है। करके देख लीजिए आप। तो आप जब इसको करोगे तो ये क्या होगा, -4 का वर्ग,
ठीक है ना। 5 और 4 9, 5 और 4 20, ठीक है। -4 का वर्ग प्लस 9 गुणा -4 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग तो 16, ये बनेगा आपका माइनस का 36, और ये क्या बनेगा आपका प्लस का 20। 36 में से 16 गया तो ये आएगा माइनस का 20, और ये हो जाएगा प्लस का 20, मतलब ये क्या हो जाएगा 0। आप यहीं पर -5 भी रख लो, -5 रख लो, तो यहां पे -5 में रखूंगा -5 का वर्ग प्लस 9 गुणा -5 प्लस 20, तो ये आ जाएगा माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 45 प्लस 20, तो 45 में से 25 गया माइनस का 20 और इधर प्लस का 20, इसका मान भी कितना आएगा 0। तो इस बहुपद के दो शून्यक होंगे, दो जीरोस होंगे, एक -4 होगा और एक -5 होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो शून्यक है ना, ये जो आपका शून्यक है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिग्री पर। सुनते जाना, समझ में आएगा। बहुपद का जो शून्यक है, जीरो लाने के कितने मान हो सकते हैं, ये डिग्री पे डिपेंड करेगा। सुनिएगा, यहां डिग्री कितनी है, 1 है। अगर डिग्री 1 है तो एक ही वैल्यू से आपका बहुपद 0 होगा, है ना। लेकिन यहां पर आप अगर देखें तो यहां पे इस बहुपद की डिग्री क्या है, इस बहुपद की डिग्री है 2, और अगर इस बहुपद की डिग्री 2 है तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक भी आपके आएंगे 2। अगर हमने और कोई बड़ा समीकरण ले लिया, मैंने कहा कि भाई x³ प्लस 3x² प्लस 9x, और ऐसा मैंने कुछ बहुपद लिया, अगर इसकी डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 है तो आपके शून्यक, है ना, आपके जीरोज भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, देखो ये मैं आपको अभी निकालना सिखाऊंगा यार, थोड़ा तो ठंड रख लो तुम लोग, थोड़ा कैसे इतनी सारी चीजें बताऊं, वैसे ही बहुत सारी चीजें, ये कैसे आया ये मैं बताऊंगा, पहले समझो तो कि क्या होता है इसका मतलब। बहुपद धनात्मक ऋणात्मक बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक माइनस एक प्लस भी आ सकता है, दोनों माइनस भी आ सकते हैं, दोनों प्लस भी आ सकते हैं, सब चीज बताऊंगा, तुम लोग रुक जाओ बस, आराम आराम से खाओ जरा, मुंह जल जाएगा, सब सामान एक साथ खाओगे तो गरम गरम। ठीक है, हाँ, जितनी डिग्री उतने शून्यक, है ना। अगर अधिकतम घात 1 है तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, x की एकमात्र वैल्यू होगी जिसको रखने से पूरा बहुपद शून्य बनेगा। अगर अधिकतम घात 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी जिनको रखने से दोनों केस में आंसर 0 आएगा। अगर 3 वाला है, 3 वाला आता नहीं है पर फिर भी जस्ट आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं कि अगर किसी बहुपद की डिग्री 3 है तो उसमें 3 मान होंगे, 3 अलग अलग मान निकलेंगे जिनको रखने से इस पूरे बहुपद का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। यह मैंने आपको बताया है। ऑप्शन में दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे, एक भी आ सकते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, दोनों सेम नहीं हो सकते। दो सेम होंगे तो उसको दो क्यों बोलेंगे, एक ही बोलेंगे ना। हम्म, ठीक है, जितनी घात होगी उतने जीरो, जीरो का मतलब समझ रहे हो ना, जीरो मतलब कि उतनी वैल्यू से हम जीरो ला सकते हैं। हम्म, और ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा,
मैंने पहले ही कहा है इस चैप्टर की शुरुआत में, आपको दिखा भी देता हूं कि मैं आपको द्विघात समीकरण भी सिखाऊंगा, तो थोड़ा सा बारी बारी से हम चल रहे हैं, सब चीजें एक साथ नहीं देख सकते। करेक्ट। चलो अब हम एक और चीज देखेंगे, वापस से देखेंगे इसके प्रकार, और अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। इसके टाइप्स देखेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बेस्ड ऑन पावर बोल दो या डिग्री बोल दो, एक ही बात है। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है शून्य बहुपद। ये बस, ये भी आपके नॉलेज के लिए, इनका परीक्षा में कोई यूज नहीं है। शून्य बहुपद मतलब जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज अलग है और जीरो अलग है, जीरो पॉलिनोमियल है ना। जब आपके पूरे बहुपद का मान शून्य हो तो वो शून्य बहुपद कहलाता है, जो कि कोई सेंस नहीं रखता है, ठीक है। दूसरा होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। जब आपके बहुपद में मात्र एक अचर राशि ही हो, कोई चर राशि ही ना हो, है ना। जब केवल अचर राशि हो तो उसको बोलते हैं अचर बहुपद। हालांकि इसमें x की पावर 0 है जो इनविजिबल है, लेकिन ये अचर। जब शून्य, अब आप बोलोगे सर शून्य को क्या कहें, तो शून्य को कहेंगे शून्य बहुपद। 7 को बहुपद बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। ये क्या है, ये अचर बहुपद है। समझ आ रही बात, तो इसको भी हम बहुपद कह सकते हैं, हाँ, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं रेखिक या रेखीय बहुपद या रेखिक बहुपद। इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और रेखीय बहुपद क्या होगा, जिसकी अधिकतम घात 1 होगी, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। शून्यक भी कितने होंगे, 1 होंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने अभी लिखा था 2x माइनस 7, 9x प्लस 8, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके रेखीय बहुपद होंगे। और रेखीय बहुपद में हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, और अगर डिग्री 1 है तो जीरोस भी 1 होंगे। इनको हम कहेंगे रेखीय बहुपद, लीनियर, ठीक है। ठीक है, वो भी बताते हैं आपको, रुको जरा। हम्म, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसमें आप लिखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। रेखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और सॉरी कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। और एक्स है मतलब इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब हम इसका तीसरा प्रकार देखेंगे। पहला हमने देखा जीरो बहुपद, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रेखिक बहुपद। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। अब देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री होगी, वैसे मैक्सिमम लगाना शब्द गलत है, मैक्सिमम पावर होगी, या हम इसको बोल सकते हैं जिसमें डिग्री क्या होगी, क्योंकि डिग्री का मतलब ही मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम लगाना गलत है। जिसमें डिग्री 2 होगी तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, इसके 2 होंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप समझ गए हो, अगर मैक्सिमम पावर दो है तो डिग्री भी दो कहलाएगी, और उसके शून्यक, उसमें जीरो बनाने की वैल्यूज भी कितने आएंगी, शून्य आएंगी। ये हमें याद रखना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कुछ भी, मैंने कहा कि 5x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अगर मैंने इसके आगे जीरो लगा दिया, अगर मैंने इसके आगे जीरो लगा दिया तो ये द्विघात समीकरण बन गया, और अगर बराबर में जीरो नहीं लगाया तो ये बहुपद है। इतना सा अंतर है बहुपद में और समीकरण में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि हमेशा तीनों पद हो। मेन चीज यहां क्या देखी जाती है, यहां पावर देखी जाती है, यहां पद से मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं अगर लिखूंगा केवल, मैंने कहा कि भाई 9x स्क्वायर माइनस 8, ये क्या है, अब देखो, अगर मैं कहूंगा कि यहां पद कितने हैं, तो इसमें पद हैं 3, इसमें पद कितने हैं 2, तो पद टर्म्स अलग चीज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पावर, मैं घात की बात कर रहा हूं। तो ये कौन सा आपका बहुपद होगा घात के आधार पर, तो आपने देखा सर हाईएस्ट पावर 2 है, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात बहुपद ये कहलाएगा, है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा ये आए, क्यों, क्योंकि अगर ये आएगा, ये ना भी आए तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पदों से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर 2 है, तो यस, ये आपका क्या कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ये याद रखना। ठीक। हम्म। ठीक है ना। चलो, अगर इसके बाद आखिरी बात करते हैं, फिर एक और आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं, फिर आएगा आपका त्रिघात, त्रिघात बहुपद, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। अब आप समझ ही जाओगे, जिसमें डिग्री कितनी हो, जिसमें डिग्री हो 3, तो जीरोस भी कितने आएंगे, जीरोस भी कितने आएंगे, 3। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। इक्वल टू जीरो लगा लोगे तो यही समीकरण में बदल जाते हैं। ठीक है, जब आपके पास हाईएस्ट डिग्री 3 हो, है ना, सबसे बड़ी घात 3 हो, जैसे मैंने लिखा 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x-9, ये इसका एक उदाहरण हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं कि 4 पद हो, पद कम भी हो तो चलेगा। 2x³ प्लस 5x-7, ये भी है। यहां क्या देखा जाता है, यहां देखा जाता है घात, सबसे बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, ये आपके हो गए प्रकार घात के आधार पर। हम्म। अब बताइए, इन सब में कोई डाउट, आखिरी एक चीज और बताऊंगा जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम शायद प्रश्नों पर चल सकते हैं, है ना। और सिर्फ एक बार आज आप पूरी थ्योरी को रिवाइज करिएगा, आपको हर बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना, है ना। बहुत सारी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, ये सब चीजें परीक्षा में नहीं पूछी जाती है, पूछ भी ले ना भी पूछे, लेकिन पता होना चाहिए, तो हम बस उतनी ही बातें कर रहे हैं। ओके। ठीक है, चलो।
बिल्कुल 9x³ + 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम्म, चलो अब एक बात समझते हैं, ठीक है। एक चीज आप समझिए, जैसे मैंने लिखा 9x⁵ प्लस 7x² प्लस 8, है ना। अब होता क्या है कि इसमें होती सब चीजें हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। कैसे नहीं दिखाई देती, मैं आपको बताता हूं। 5 आया है, फिर 2 आया है, फिर 0 आया है। इसका मतलब कि अगर 9x⁵ है तो इसके बाद आपका 0 × x⁴ भी आया होगा, 0 × x⁴ भी आया होगा, प्लस 7x² आया, है ना। इसके बाद प्लस कर दो, तो प्लस करके 0 × x⁴ भी आया होगा, और प्लस करके आप इधर लिख दो 8। तो मुझे बताओ कि जब इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा। भाई घात तो सब होती है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और लगा लेना, इसके साथ है x × x⁴0। तो पावर्स तो पूरी है। अगर कोई 5 तक गया है ना, तो उसमें 0 से लेकर 5 तक की सारी घात शामिल है, लेकिन जो 0 होगा उसको हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपका x⁴0 है, फिर x⁴1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। लेकिन यहां पे अचर राशि कुछ होगी नहीं ना, कांस्टेंट वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो x⁴ के साथ 0 करोगे 0, ये भी आपका 0, ये भी आपका 0। तो क्योंकि ये तीनों 0 हैं तो ये हट गए, तो ये आपका बस इतना सा बचा। ये खेल होता है। जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है 2x⁵, इसके पहले इसके बाद 0 × x⁵2 आया होगा, लेकिन क्योंकि वो 0 है तो हम उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो 0 है। हाँ, एक हमारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 9x−8 क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, है ना। ये एक रेखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक घात है तो रेखिक समीकरण, दो घात है तो द्विघात समीकरण, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका ये आपका जो है यहां भले 2 है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, है ना। यहां पर 9x² के साथ आपका प्लस या माइनस में कुछ ना कुछ 4x - 8, जब तक ऐसा नहीं आएगा तब तक ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा। हम्म, जीरोस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई 2x - 10 का जीरोस बताओ, इसका शून्यक बताओ, तो अब इसका शून्यक क्या होगा? अब x की वैल्यू प्लस का 5 लेना पड़ेगी। तो 2 × 5 - 10, 10 - 10 0। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो जीरोस जो है शून्यक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज है और बहुपद अलग चीज है ना। अभी दोनों को आप ज्यादा मिक्स मत करो। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री 5 होगी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने सीखा बहुपद किस बला का नाम है, बहुपद होता क्या है ना, और पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, और इक्वेशन क्या होता है। फिर हमने देखा कांस्टेबल और वेरिएबल्स, चर राशि और अचर राशियां क्या होती है, बीज गणित और अंक गणित में क्या फर्क है, बहुपद के नियम क्या है, एलएचएस आरएचएस नहीं होना चाहिए, बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, और चर राशियों की अधिकतम घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रकार हमने देखे, एक पदी बहुपद, द्विपदी, 3
पद के आधार पे, जिसमें एक पद है वो एक, जिसमें दो है दो, तीन है तीन, और तीन से ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका बहुपद कहलाता है। फिर हमने देखा कि घात, कोटि या डिग्री क्या होता है, तो जिसमें जिसमें चर राशि की जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ये आपको मैंने समझाया। गुणांक क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, ये आपको बताया। कोएफिशिएंट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य का मतलब क्या होता है, इस चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक्स कंप्लीट पॉलिनोमियल इनटू जीरो, जो उसको जीरो बना दे उसको हम शून्यक बोलते हैं। अगर एक घात है तो शून्यक भी एक आएगा, अगर मैक्सिमम घात दो है तो दो शून्यक आएंगे, तीन है तो तीन। फिर हमने प्रकार देखे घात के आधार पर, शून्य बहुपद, अचर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। और ये कुछ आपको चीजें समझाई कि जो दिख नहीं रहा है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, घात सारी है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इतना समझ गए सभी? हाँ, ओके। एक्स की पावर थ्री का उस केस में जीरो होगा महेंद्र। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न आ गए हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, देख लीजिए आप इसको अच्छे से। कौन सा पद रेखीय रेखीय बहुपद है, इसमें से कौन सा पद रेखीय बहुपद है? हम्म, यहां पे एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करता हूं। यहां से आप पहले तो जीरो हटाइए, है ना। ऑप्शंस थोड़े से गलत आए हैं, वैसे आंसर आएगा लेकिन जो परफेक्ट होना चाहिए वो ये आएगा। यहां पर आप जीरो लगा लो, है ना, इसको थोड़ा सुधार लो, अब आप समझ जाओगे। जीरो इधर लगा लो, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका सी आएगा, है ना। रेखीय बहुपद जिसमें यहां पे दो दो हो रहे हैं तो इसको कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी, है ना। वेरिएबल केवल एक बार आना चाहिए, यहां पे दोनों पे एक एक आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका रेखी बहुपद होगा, ये आपका पावर में वन है, सुधार लेंगे आप। आगे बढ़िए। कौन सा व्यंजक 4x² माइनस 3x का एक पद है, कौन सा एक टर्म है, ये आपको बताना है। क्या दिक्कत है, विच ऑफ फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन नहीं भाई, इंग्लिश में गलत आ गया है, इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ जी, 4x² माइनस 3xy का एक पद है ना। तो मुझे बताइए
कि पद क्या कहलाता है? पद होता है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये दो पद हैं, यहां पर दो टर्म्स हैं। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा एक पद यहां पर कहलाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? करेक्ट। यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 4x² पूरा -3xy लेते तो हम इसको एक पद बोलते, है ना, लेकिन उन्होंने 3xy दिया है जबकि वो -3xy है, तो ये भी एक पद है, ये भी पूरा एक पद है, तो ये क्या कहलाएगा? 4x² ऑप्शन में है। ये आपका अगर माइनस में होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन दोनों ऑप्शन वो देंगे ही नहीं, है ना। आगे बढ़िए। ये थोड़े प्लस माइनस वाले सवाल हैं, है ना। अब मैं आपको सारे मिक्स सवाल करवा रहा हूं, तो ये प्लस माइनस वाले सवाल हैं, घटाने वाले, जोड़ने घटाने वाले। आपसे कहा है 2p³ प्लस 4p² प्लस 20 को प्राप्त करने के लिए 5p² माइनस 9p प्लस 5 में से कितना निकालना चाहिए? 5p² माइनस 9p प्लस 5 में से कितना घटाया जाए ताकि आपको 2p³ है ना प्लस 4p² प्लस 20 प्राप्त हो जाए। समझे? पढ़ो आप प्रश्न को अच्छे से। 5p² माइनस 9p प्लस 5 में से क्या हम हटाएं ताकि हमें 2p³ प्लस 4p² प्लस 20 मिल जाए। तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 5p² माइनस 9p प्लस 5 ये सब इधर आ जाएंगे, सब प्लस में है ना, तो ये बनेगा माइनस का 2p³ माइनस का 4p² माइनस का 20 इक्वल में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्यूब वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इसको सबसे आगे रख दो कि 2p³ में तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस का 2p³, जिसमें माइनस का 2p³ होगा वो आंसर होगा, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते क्योंकि माइनस का 2p³ है। 5 में से 4 चला जाएगा तो प्लस का p² बचेगा क्या? दोनों में प्लस का p² भी है ना। फिर क्या करेंगे हम? इसके बाद बचा 9p, 9p के लिए कुछ है ही नहीं, तो माइनस का 9p आएगा, माइनस 20 में से 5 जाएगा तो माइनस का 15 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि डी वाला है। कुछ नहीं करा है, इसके लिए कोई नहीं है तो इसको आगे ले लिया। फिर आपके 5p² 4p² गया तो बचा आपका p, फिर आपके पास 9p कुछ नहीं है तो ये 9p आ गया, और 20 में से 5 गया तो माइनस का 15 आ गया। ये अगर हम घटाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छुटपुट घटाने जोड़ने वाले सवाल भी आते हैं, बहुत आसान होते हैं। ये नहीं आता है तो 2-4 सवाल ऐसे जब आगे आएंगे तो आप सीख जाओगे। ओके, चलिए आगे। बहुपद 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 और x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होता है, तब a का मान क्या है? मतलब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, वैल्यू सेम आएगी, तो आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो देखिए, कभी भी आप फिलहाल ऐसे याद रखिए कि कभी भी ऐसा आता है कि x माइनस 2, क्योंकि एक तरीका है भाग दो, इसको आप 0 के बराबर ले लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये मैं आपको अभी आगे और सिखाऊंगा, फिलहाल जो बोल रहा हूं बस उतना आप करिए। कभी भी ऐसा केस बनता है कि x माइनस 2 से विभाजित करना है, उसको 0 के बराबर लो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। यहां पे आपको x की वैल्यू 2 रखना है, तो ये है आपका 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5 बराबर x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। आप बोलोगे सर आपने दोनों को बराबर क्यों रखा? दोनों को बराबर इसलिए रखा क्योंकि इसमें भाग देने पर भी वही आएगा जो इसमें आएगा, तो दोनों का रिजल्ट तो सेम रहेगा ना। दोनों में भाग देने पर तो समान वैल्यू आनी है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हो गया आपका 2 गुणा 2 का क्यूब, a गुणा 2 का वर्ग, x की जगह मैं 2 रख रहा हूं, 3 गुणा 2 माइनस का 5,
ये हो गया आपका 2 की घात 3, ये हो गया 2 की घात 2, ये हो गया 2 गुणा 2, और ये हो गया प्लस का ए। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2 4 8 और 16। ये क्या बन जाएगा, 4a 4a। ये क्या बन जाएगा, 3 का 2 गुना 6 - 5। ये क्या बन जाएगा 8। ये क्या बन जाएगा 4। ये क्या बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा आपका a। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम क्या कर सकते हैं। 16, 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया तो एक बचा, और एक इसमें जुड़ा, तो ये बन गया आपका 4a + 17। इधर अगर मैं देखूं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 + a, है ना। अब a इधर आएगा, a इधर आएगा तो ये 3a हो जाएगा, प्लस का 17 उधर जाएगा तो -17 हो जाएगा। -17 में से अगर 8 गया तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -3 आएगी क्या? -3 इसका आंसर है। a की वैल्यू -3, सी एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, समझ आया सभी को? हम्म, ओके, चलो सबको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। 6ab - 4a² - 8b² में से अगर इसको से 4a² - 11ab + 7b² को घटाइए। कितना आसान प्रश्न है भाई। 6ab - 4a² - 8b² में से इसको घटाना है। तो घटाना किसको है, 4a² - 11ab + 7b² को घटाना है ना। तो 6ab माइनस का 4a² माइनस का 8b², अब माइनस का गुणा होगा तो 4a² + 11ab - 7b²। अब तो कर लोगे इसको, जल्दी करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। हाँ जी, वेरी गुड, है ना। एक ही ऑप्शन से पकड़ में आ रहा है। 11ab और 6ab कितना हो गया, 17ab। 17ab वो भी प्लस में है, तो प्लस में एकमात्र ऑप्शन में है, तो यही आंसर आएगा। फिर भी हम कर लेते हैं, ये एक हो गया। फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया 8, और ये भी 8 हो गया आपका कितना, 16, और उसमें से वो एक आपका घट जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और मिसिंग है क्या, 15 भी हो गया, 8a² हो गया। अच्छा सॉरी, ये तो a है ना। ठीक है, ये a है आपका और ये a है। 4 और 4 ये आपका 8a² आ गया, तो ये भी हमें मिल गया। और दूसरा 8b और 7b कितना आ गया, माइनस का 15b² आ गया, तो ये भी ठीक है, मतलब सी आपका आंसर आ जाएगा। तीनों चीजें मिल रही हैं, बस देखना था। 11 और 6 17, 4a - 8a, 8b और 7b माइनस का 15b², सब चीजें तो मिल रही हैं। यस, ठीक है, बस चिन्हों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। चलो इसको,
चलो बाकी कल करते हैं, है ना, आज यहीं रुकते हैं, बाकी इसके आगे कल करते हैं। आप बस कल एक छोटा सा काम करके आइएगा, जितना आज हमने पूरा पढ़ा है, जितनी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है और जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, इन सबको कल आप बस रिवीजन करके आ जाना। बाकी कल आपको ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा आनंद आएगा और आपसे ज्यादा चीजें समझ में भी आपको आएंगी, है ना। और थोड़ा सा प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, ये चिन्ह, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको नहीं आता है तो। बी कहां से सेम है भाई, 17 AB है और ये -17 है, कैसे सेम हो गया? ये -8 है, ये +8 है, ये -15 है, ये +15 है, सेम है ही नहीं। चिन्ह का भी तो ध्यान रखो। हम्म, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। ठीक है, चलिए। तो धन्यवाद आप सभी का। कल और मैंने कहा है आपको 2 चीजें इसमें